हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जो 31 अक्टूबर 2021 को आपका एग्जाम हुआ था ना, जूनियर असिस्टेंट का, वो देखेंगे। और भी कई पोस्ट थी इसमें, तो चलो देखते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले हिंदी। तो देखो, पहला प्रश्न है, राका शब्द पर्यायवाची है। तो राका शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। तो देखो, राका राका से क्या निकल रहा है भैया? राका मतलब रात निकल रही है राका से। तो क्या होता है इसका पर्यायवाची? राका, यानी रात को चंद्रमा निकलती है भैया, ठीक है ना। इसका पर्यायवाची है आपका चंद्रमा। चंद्रमा के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं आपको याद होने चाहिए। जैसे सोम, सोम हो गया। तारापति हो गया, तारापति, ठीक है ना। तारापति, राकापति, कालाधर, राकेश, राकेश हो गया, राकेश, ठीक है ना। और मयंक, ठीक है ना, मयंक हो गया, मयंक। और आपका हो गया रजनीश, ठीक है ना, रजनीश, रजनीश हो गया, सोम हो गया। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। और आपका हो गया निशाकर, और सुधाकर, निशानाथ, सारंग, हिमांशु, ठीक है ना। ये सभी क्या हैं? आपके चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। चलो, और विभाकर भी याद रखना, सारंग, ये सभी क्या है? पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन है, आपको उच्छिप्त व्यंजन बताना है। अब देखो, उच्छिप्त व्यंजन होता क्या है? उच्छिप्त का अर्थ आपको समझना है। उच्छिप्त व्यंजन पहले ये समझो। उच्छिप्त मतलब आपके दो होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो वो होता है आपका ड़ और ड़, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए पहला आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब उच्छिप्त व्यंजन की परिभाषा तो हम समझ लो। जैसे आप जब उच्चारण करते हो ना, तो आपकी जीभ के अगले भाग को थोड़ा सा ऊपर उठाकर भैया, जो झटके से जीभ नीचे गिरती है ना, जैसे आप बोलोगे ड़, देखो बोल के देखो एक बार, ड़, झटके से जीभ गिर रही है ना, तो क्या होता है? तो इसी को हम कहते हैं भैया उच्छिप्त व्यंजन। तो ये हमारे दो होते हैं आपके, और ये दो आपके सामने हैं भैया, ठीक है। देख लो, ड़ ड़, ठीक है ना। अब और आपको क्या ध्यान में रखना है? आप संयुक्त व्यंजन ध्यान में रखें, संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं भैया? ये होते हैं आपके चार, ठीक है ना। चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, और ये रे, ठीक है ना। ये सभी आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है। मतलब संयुक्त, आप कहते नहीं हो जैसे हमारा संयुक्त परिवार है, मतलब बहुत चीज़ों को मिलाकर एक संयुक्त परिवार बनता है, बहुत लोगों को मिलाकर, ठीक है ना। तो वैसे ही जैसे आप त्रौ करोगे तो अ आएगा, और रौ में हलंत, ये सभी मिलाकर क्या त्रौ बनाएंगे। तो ऐसे ही आप समझ जाइए, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें मिलाकर जो व्यंजन बनते हैं, और ये इनकी संख्या चार है, ठीक है। और आपको और क्या याद रखना है इसमें? और आप याद रखो, ऊष्म व्यंजन बहुत पूछा जाता है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है भैया, वो भी आपकी चार होती है। ऊष्म मतलब ऊष्म क्या? जब आपके मुंह से हवा निकलेगी, बाहर को आएगी भैया। जब आप कोई शब्द बोलोगे ना, उच्चारण करोगे, तो जब आप, तो गर्म हवा यानी ऊष्मा निकलेगी आपके मुख से। शौ बोलो तो देखना, एक गर्म हल्की सी हवा बाहर को आएगी। फिर शौ बोलो तो फिर भी आएगी, फिर शौ बोलो फिर भी आएगी, फिर हौ बोलो तो फिर भी आएगी। तो ये चार हैं आपके ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब देखो और क्या क्या पूछा जाता है। अल्प प्राण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्प प्राण, ठीक है ना। अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है। व्यंजन, अगर अल्प प्राण में व्यंजन की बात करूं, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी तो पूछता रहता है इससे क्वेश्चन। देखो ये होते हैं जब आपके बोलने में भैया हवा कम निकले। अल्प माने जब कम निकले, ठीक है ना, हवा, तो उसी को हम कह देंगे अल्प प्राण, ठीक है ना। और सीधा सा इसको जो आपको याद रखना है वो याद रखो। प्रत्येक वर्ग में, वर्ग मतलब एक तो क वर्ग होता है, क ख ग घ, फिर नीचे ट वर्ग होता है, ट ट ठ ठ, ठीक है ना, ऐसे करके। तो जो क वर्ग में प्रथम, ठीक है ना, मतलब हर वर्ग की बात कर रहा हूँ। प्रथम यानी पहला, ठीक है, और तृतीय, ठीक है ना, और कौन सा भैया? चतुर्थ और पंचम, ठीक है ना, और पंचम, ठीक है ना। पंचम जो भी वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा भैया? हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। और इसमें एक और याद रख लो, य, र, ल और वो, ठीक ना, ये क्या है? हमारे अल्प प्राण है। जैसे आपने क बोला, क आप कितनी जल्दी बोल रहे हो और कितनी कम हवा निकल रही है मुंह से। देखो, क बहुत जल्दी बोल रहे हो और कम हवा निकल रही है, तो ये क क्या है? अल्प प्राण है। और देखो तीसरा अक्षर क और गौ, ठीक है ना। गौ हो गया आपका, देखो कितनी जल्दी बोल रहे हो, गौ, ठीक ना। तो और
नौ, ये सभी क्या है आपके अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है ना। अब देखो अल्प प्राण व्यंजन हो गया ये, इसके बाद आता है आपका महाप्राण, ठीक है ना। महाप्राण, अब नाम से ही लग रहा है भैया महाप्राण, यानी बहुत ज़्यादा हवा लग रही है, महा ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मुख से हवा निकल रही है, तो इसे क्या कह देगा, महाप्राण है, ठीक है ना। या तो ऐसे समझ जाओ या तो समझ जाओ प्रत्येक वर्ग में द्वितीय, ठीक है ना। और चतुर्थ भैया वर्ण, ठीक है ना। और जैसे और होगा आपका श ह, ठीक है ना। ये भी आपके महाप्राण है, ठीक है। अब जैसे मैंने बात करी है दूसरा प्रत्येक वर्ग में, तो क के बाद क्या आता है, ख आता है ना दूसरा। तो ख में देखो कितनी ज़्यादा हवा लग रही है, क के मुकाबले ज़्यादा हवा निकल रही है ना मुख से, ख। तो ये ख क्या है भैया, महाप्राण है। घ ज़्यादा हवा निकल रही है, छ, ठीक ना। झ, ये सब क्या है, महाप्राण है, ठीक है ना। अब देखो, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है, खाकर, ठीक ना भैया। वो खाकर सो गया, थोड़ा मतलब पास्ट में हो गया, ठीक ना। वो उसने तो खाना तो खा दिया ना, तो खाकर वो सो गया, तो क्या होगा, ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। चलो मैं आपको एक एक करके सभी बता देता हूँ, इसकी जो संक्षिप्त परिभाषा है उनके साथ देखो। सहायक क्रिया क्या होती है, नाम से ही लग रहा होगा आपको, सहायक भैया, सहायक कहते नहीं हो आप, ये हमारी सहायता करेगा, तो सहायक हो गया भैया, जो आपकी सहायता करेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मुख्य क्रिया, ठीक है ना। जो मुख्य क्रिया की भैया सहायता करे वही क्या हो जाएगा आपका, सहायक क्रिया हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया भैया, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है ना। हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं लिख दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो रहे हैं है ना, ठीक है ना, ये क्या है आपके, ये आपकी सहायक क्रिया है, ठीक है ना। ऐसे समझो आप, अगर मैंने बोल दिया कि तुम सोए हुए हो, अब मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, और तुम सोए हुए थे, ठीक ना, सोए हुए थे, सोए हुए थे कर लो, थे कर लो, ठीक है, सोए हुए थे। अब सोए हुए थे कर लिया, तो इसमें जो हुए थे ये तो क्या है भैया, ये तो मुख्य क्रिया है, ठीक है ना। और जो नहीं सोए हुए थे, ये जो हुए थे है ना, ये है आपकी सहायक क्रिया, सहायक, ठीक ना, सहायक। और ये सोए तो क्या है आपकी भैया, मुख्य क्रिया है, ठीक है ना। ये क्या है, मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है ना, मुख्य क्रिया हो गई। आशा करता हूँ इससे आप बिल्कुल एग्जैक्ट समझ गए होगे, ठीक है। अब देखो संयुक्त क्रिया क्या होती है भैया, अभी बताया था मैंने आपको, संयुक्त का अर्थ होता क्या है भैया। संयुक्त मतलब जैसे दो चीज़ों को मिला लो इसमें, ठीक है ना। किन्हीं दो क्रियाओं को जब आप मिलाते हो तो क्या बनती है, एक नई क्रिया बनती है, तो उसी को हम कह देते हैं भैया संयुक्त क्रिया, ठीक है। आपने बैगन और आलू मिला दिया तो भैया बन गई उसकी संयुक्त सब्जी, ठीक है। अब देखो इसको आप उदाहरण से समझो, जैसे मैंने लिख दिया आपका, बच्चा विद्यालय से लौट आया, संयुक्त क्रिया में लिख दिया मैंने, बच्चा विद्यालय से लौट आया, ठीक है ना, विद्यालय से लौट आया, ठीक है ना, लौट आया। अब ये है आपका भैया पूरा वाक्य। अब देखो इसमें क्या है, लौट आया, ये जो लौट है और ये जो आया है, ये क्या है भैया, दो क्रियाएं हैं। अब ये दो क्रियाएं मिल जा रही हैं, ठीक है ना, दो क्रिया है ना ये, तो क्या हो रही है ये भैया, किन्हीं दो क्रियाओं से मिलकर बनती है एक नई क्रिया, तो इसी को हम कह देते हैं संयुक्त क्रिया, ठीक है ना। बच्चा विद्यालय से लौट आया, ठीक है ना, लौट आया। अब दूसरा देख लो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा उदाहरण देख लो, वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, ठीक है ना, पहुंच गया, ठीक है ना। अब इसमें पहुंच और गया क्या है भैया, ठीक है, दो क्रियाएं संयुक्त हो जा रही है ना, क्रिया ही तो है, एक तो पहुंच भी, पहुंचना भी तो आपकी क्या है, ठीक है ना, क्रिया है, और गया भी क्या है, क्रिया है। कहते नहीं हो आप, वह दूसरे शहर चला गया, ठीक ना। चलो आशा करता हूँ इसे आप समझे होगे। अब देखते हैं तीसरा भी देख लो, नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक माने होता क्या है, किसी संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से जो क्रिया बनती है, ठीक ना। जैसे आप उदाहरण देख लो, निराश, ठीक ना, निराश होना, UKSSC ने भैया एग्जाम नहीं निकाला तो आप क्या निराश
होने लग गए। ये क्या है? नाम बोधक क्रिया है। ठीक है ना। आपकी उम्र बढ़ती गई और आपको करनी है, शादी करना है। ठीक ना। तो शादी करना क्या हो गया? ये क्या है? नाम बोधक क्रिया है। ठीक ना। मतलब संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से जो क्रिया बनती है उसी को हम कह देंगे नाम बोधक। ठीक है। चलो अब देखो, अब आता है पूर्वकालिक, जो कि हमारा इसमें आंसर है। ठीक है। खाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। अब देखो इसको अच्छे से समझना। पूर्वकालिक क्रिया, जब भैया तुम एक, मान लो एक कर्ता हो, तुमने एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरा काम में लग गए। ठीक है ना। अब तुरंत दूसरे काम में लग गए तो क्या, जो पहला, जो तब जो क्रिया आपकी समाप्त हो रही है उसी को आप क्या कहोगे? पूर्वकालिक क्रिया कहोगे। ठीक है। इसको ऐसे समझो, आपका नाम मान लो पंकज है। ठीक है ना। पंकज, पंकज खेलकर पढ़ने बैठेगा। पंकज खेलकर, खेलकर पढ़ने बैठेगा। ठीक है। पढ़ने बैठेगा, बैठेगा। ठीक है ना। बैठेगा। अब मेरे को ये बताओ, खेलने की क्रिया क्या है? खेल कर पढ़ने को बैठेगा। ठीक ना। खेल कर पढ़ने बैठेगा, तो कहने का क्या मतलब है भैया? खेलने की जो क्रिया है वो पढ़ने से पहले हुई है। ठीक ना। पढ़ने से पहले हुई है तो खेल कर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो खेल कर हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। इसे आप ऐसे समझो। ठीक है ना। अब इसमें भी देख लो, खाकर है। अभी खाकर सो गया भैया, खाकर सो गया ना, तो खाना इसने खा दिया है तो ये क्या, खाकर पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अब देखो पूर्वी हिंदी की बोलियों की बात आई है तो देखो पूर्वी हिंदी की जो बोलियां होंगी ना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, इसमें ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक ना। क्योंकि भोजपुरी, मगही, मैथिली, आपको भोजपुरी से ही लग जाना चाहिए। ये कौन सी है भैया? बिहारी भाषाएं। ठीक ना। बिहारी, बिहारी बोली। ठीक है। और ये जयपुरी, मारवाड़ी, ये कौन सी है? ये है भैया आपकी राजस्थानी, राजस्थानी। ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ जाना। अब बात आई है पूर्वी हिंदी की, तो आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे पश्चिमी हिंदी की। तो देखो पश्चिमी हिंदी की मैं बात करूँ तो उसमें कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी में आता है आपका, जैसे खड़ी बोली, खड़ी बोली हो गई। ठीक है ना। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आती है, खड़ी बोली। ठीक है। हरियाणवी बोली, बुंदेली, ब्रज भाषा। ठीक है ना। और आपके कन्नौजी। ठीक है ना। ये सभी किस में आती है भैया? ये आती है आपकी पश्चिमी हिंदी में। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीराबाई की भाषा मूलतः है, तो देखो मीराबाई की जो भाषा मूलतः है वो है आपकी अवधी। ठीक है ना। अवधी। अब अभी मैंने बताया था अवधी क्या है? पूर्वी हिंदी है आपकी। ठीक है ना। पूर्वी हिंदी में आती है। अब देखो मैं बात करूँ आपकी मीराबाई की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक, मतलब आप सभी को पता है कृष्ण भक्त थे और कवित्री भी थे। ठीक है ना। और इनके गुरु का नाम भी है क्या था? रविदास। ठीक है ना। रविदास था इनके गुरु का नाम। अब देखो इनकी एक कहानी है, आप जरूर पढ़ना हो इनकी कहानी, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इनके पति का नाम होता है भोजराज। अब वो भैया उदयपुर के राजा होते हैं। ठीक है। और इनके पति की हो जाती है मृत्यु। अब मेवाड़ में क्या होता है ना, सती प्रथा प्रचलन में थी उस टाइम पे, क्योंकि क्या, पति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसी के साथ पत्नी को भी सती कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो मीरा ने इसके लिए, मतलब मीरा जी इसके लिए तैयार नहीं थी। ठीक है ना। अब उनकी भैया पति की तो मृत्यु हो गई थी, तो उन्हें क्या करना था? अपना श्रृंगार उतारना था। तो उन्होंने श्रृंगार भी नहीं उतारा, क्योंकि उनका मानना था जो गिरिधर हैं यानी श्री कृष्ण हैं वही उनके पति हैं, और वो उनको पति पहले से ही मानते थे। ठीक है ना। तो आप जाके पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं पूरी कहानी बताऊंगा ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है। चलो अब देखो, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यान आकर्षण वह स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को कहते हैं। शासकीय पत्र, सामान्य पत्र, अर्ध शासकीय पत्र या अनुस्मरण पत्र। शासकीय पत्र का मतलब होता क्या है भैया? शासकीय शब्दों को अच्छे से समझो। शासकीय जो शासन कर रहा है यानी जो सरकार है, तो इसको क्या कहोगे आप? सरकारी पत्र कहोगे। ठीक है ना। और सामान्य पत्र तो हमारा सामान्य पत्र होता है भैया। अर्ध सरकारी पत्र इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
अर्ध शासकीय पत्र बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि क्या होता है, देखो पहले इसको देखो आप, जो शासकीय पत्र होता है ये होता क्या है, ठीक है ना, ये होता है भैया जो सरकारी अधिकार, ठीक है ना, सरकारी अधिकारियों के मध्य, ठीक है ना, एक औपचारिक पत्र होता है ये, ठीक है, औपचारिक पत्र होता है। इसमें नहीं कोई व्यक्तिगत परिचय होता है, ना कोई पहचान की झलक होती है, ठीक है। यह संक्षिप्त और संतुलित होता है, मतलब नपे तुपे, नपे और तुले शब्दों में इसमें प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका सरकारी। सामान्य पत्र तो आपका सामान्य पत्र हो गया, ठीक है, कुछ भी लिख दो आप, मेरा दोस्त राम रमेश है, ठीक है। अब देखो अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, जो कि हमारा इसमें आंसर भी है, ठीक है ना। तो इसमें अर्धशासकीय पत्र होता है जब सरकारी अधिकारियों के मध्य अगर तुम्हें अपना ध्यान वो करना होगा, ठीक है, कि यार यह कभी कभी भेजा जाता है वो जब किसी आवश्यक कार्य की ओर, जैसे आपको बहुत अधिक आवश्यक कार्य पड़ गया, ठीक है ना। अब अधिकारी का जो ध्यान है वो तुरंत आपको याद दिलाना है कि यार हाँ सरकार की किसी नीति का पालन करो, तुम्हें ये काम दिया था, ये किसी विभाग से कोई जानकारी तुरंत लेनी हो, तब क्या दिया जाता है, अर्ध सरकारी पत्र भेजते हैं हम। और इसकी बात एक बात ध्यान में रखना कि अर्ध सरकारी पत्रों में ना काम की जल्दी में, ठीक है ना, तो अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, काम को भी बिल्कुल जल्दी से करो, ठीक है ना, यही कहने का अर्थ होता है पूरा। और इसमें व्यक्तिगत नाम भी भेजे जाते हैं, ठीक है ना, व्यक्तिगत नाम भी भेजे जाते हैं। जैसे तुमने लिख दिया अरे क्या बोलते हैं तिवारी जी, तो ये आपको मैंने इस विभाग से इस काम के लिए बोला था, ये वो करके, तो ऐसे करके होता है, ठीक है ना। कहने का अर्थ ये है कि व्यक्तिगत नाम भेजे जाते हैं इसमें, ठीक है ना। आप लिख दो कि प्रिय कार्की जी, ठीक है ना, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखो, अब मैं बात करूं और चीज़ों की, तो देखो परिपत्र आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना, परिपत्र, ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, परिपत्र बिल्कुल ध्यान में रखना है। जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों में भैया भेजा जाता है, अनेक विभागों कह लो, कार्यालय में कह लो, और एक साथ, ठीक है ना, एक साथ भेजा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, परिपत्र हो जाएगा। और आपने याद रखना है टिप्पण, ठीक है ना, टिप्पण बहुत पूछा जाता है, टिप्पण भी। टिप्पण होता क्या है भैया, इसको आप इंग्लिश में कहते हो नोटिंग, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है टिप्पण, टिप्पण क्या होता है, सरकारी विभाग होते हैं या कार्यालय में किसी, जब आप विचाराधीन करते हो, ठीक है ना, किसी मुद्दे को लेके, किसी मामले को लेके एक सोच विचार करते हो और उसे निपटाने के लिए उस पर जो आदेश देते हो या अपना जो निर्णय देते हो उसी को आप टिप्पण कह देते हो, ठीक है। और अनुस्मरण, ठीक है ना, अनुस्मरण कह दो या स्मरण कह दो, बात एक ही है, मतलब रिमाइंडर, इसको आप इंग्लिश में कहोगे रिमाइंडर, ठीक है ना। यह आपको पता होगा, आप हमेशा रिमाइंडर क्या पता लगाते हो। देखो किसी भी सरकारी पत्र का अगर उत्तर नहीं मिलता है या बहुत देरी से मिलता है तो हम क्या करते हैं, आवश्यक काम हमारा अगर रुका है तो हम करेंगे भैया, उत्तर प्राप्ति के लिए कार्यालय को एक पत्र लिखेंगे जिसको हम कहते हैं अनुस्मरण पत्र, ठीक है। इसका आपको पता चल गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो भैया देशज शब्द होगा, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा, लोटा शब्द, ठीक है ना। लोटा शब्द क्या हमारा है, जैसे आपने पहाड़ी में सुना होगा दाड़ू पड़े वाला, ठीक है ना, और पानी गर्म करने वाला कंटर, क्या है ये सब भैया, ये सब देशज शब्द हैं, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हम देखते हैं निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, भैया मिश्र क्या है, दो चीज़ों को मिला दो भैया मिश्र हो गया, ठीक है। तो मिश्र वाक्य होता क्या है, देखो अगर मैं इसको सीधे से एक परिभाषित करूं तो मिश्र वाक्य हो जाएगा भैया जब आप एक सरल वाक्य के साथ दूसरा उपवाक्य मिलाते हैं तो मिश्र मिश्र वाक्य हो जाता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं तो शीला ने मीरा को पुस्तक दी, भैया ये गलत है, नहीं है। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु अनुत्तीर्ण हो गई। मोहन मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। मैंने एक घड़ी खरीदी, जो लगाया भैया यहाँ पे, मतलब ये वाक्य को भैया जोड़ रहा है, ठीक है ना, जो बैटरी से चलती है, तो ये क्या हो गया, एक मिश्र वाक्य हो गया। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जब भी कहीं पर आपको लिखा हुआ लगा हुआ दिख जाए कि, जो, ठीक है ना, कि, जो, क्योंकि, जितना, जैसा, वैसा, जब, तब, कब, जब, तब, कहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यह, तो, ये सब क्या है भैया, मिश्र वाक्य हैं, मतलब, ठीक है ना, ये जोड़ते हैं शब्द को, ठीक है।
जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मैंने लिखा कि मैंने एक घड़ी खरीदी, चलो ये तो है ही वाक्य। कुछ दूसरा बनाते हैं कि जो औरत बाहर बैठी है वह मेरी दादी है। अब जो औरत बाहर बैठी है वह मेरी दादी है या चाची है, कुछ भी लगा लो। तो ये क्या है भैया, ये आपका है मिश्र वाक्य। वह क्या कर रहा है, जोड़ रहा है शब्द को, ठीक है ना। चलो एक और देख लो फिर। यह वही राजू है जो बहुत ज़्यादा बीमार होता है। अब बीच में जो आ रहा है तो समझ लो भैया क्या है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखो भैया, यह वाक्य है आपका संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब कैसे है संज्ञा उपवाक्य, तो देखो वह उपवाक्य जो भैया प्रधान होता है, ठीक है ना। प्रधान का मतलब क्या होता है भैया, आपके गांव में भी प्रधान होगा तो उसकी बड़ी चलती होगी। प्रधान का मतलब होता है भैया मुख्य आदमी, ठीक है ना। अब ये उस उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में भैया सिर्फ सहायता करता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने लिख दिया राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक ना, पढ़ूंगा। तो इसमें जो मैं पढ़ूंगा वाला है ना, ये शब्द क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। अगर मैं इस मैं पढ़ूंगा को हटा देता हूँ, इस उपवाक्य को हटा देता हूँ, तो क्या ये हमारा कोई अर्थ प्रकट करता है, नहीं करता है ना। राम ने कहा कि, अरे भैया क्या कहा, ठीक है। तो देखो इतना आप समझ गए। तो अब इस देखो उपवाक्य के भी आपके तीन जो हैं प्रकार होते हैं। पहला प्रकार ये हो गया आपका संज्ञा उपवाक्य, दूसरा प्रकार हो गया आपका विशेषण उपवाक्य, तीसरा प्रकार हो गया आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। अब देखो, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो मैंने आपको हिंदी कई डिटेल से करा रखी है, ठीक है ना। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है ना, चैनल की। चलो अब देखो, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, आपको बताना है शुद्ध वाक्य। तो आप इसे भैया पढ़ के ही बता देंगे। उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया, अपमान कर दिया नहीं भैया गलत है। उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, पुरस्कार का तिरस्कार बिल्कुल ही सही है ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। हम देखो विशेषण का मतलब होता क्या है, विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो भैया विशेषता बताता है वो विशेषण हो जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, क्या लिख दिया मैंने, मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, ठीक है ना, सफलता पाते हैं, सफलता पाते हैं। तो इसमें जो मेहनती है ये क्या हो जाएगा भैया, ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है मेहनती आदमी, संज्ञा अथवा सर्वनाम की भैया हमें एक विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, कि ये जो विद्यार्थी है ना ये सच में मेहनती है बता रहा है ना विशेषता, ठीक है। तो देखो जैसे आप एक कॉमन सा हमेशा जो उदाहरण सभी देते हैं, जैसे नील कमल हो गया, नील कमल। ये जो नील है ये क्या बता रहा है भैया, ये जो कमल है ये नील है, ठीक है ना। ये विशेषता बता रहा है कि भैया ये नील है। आपने एक पेन खरीदी, आपने कहा काली पेन, काली पेन, तो ये पेन कैसी है भैया, ये काली है, विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। चलो अब देखो इसमें क्या होगा, शब्दों की विशेषण है तो आपको इसमें विशेषण बताना है, तो वो हो जाएगा आपका मौनी। मौनी का मतलब होता क्या है, कहते नहीं अरे यार क्यों मौन हो रहा है, ठीक ना, तूने क्या मौन व्रत रख लिया है, ऐसा कुछ कहते हो ना। मौनी का मतलब होता है भैया बिल्कुल एकदम चुप रहने वाला, ठीक है ना, चुप रहने वाला या बिल्कुल ही शांत आदमी कह लो, ठीक है ना। चुप रहने वाला मतलब जो ज़्यादा बोलता ही नहीं है, ठीक है ना, मौनी मौन व्रत जैसे आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो अब बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं भैया, जिसके पास अगर कुछ भी नहीं होगा ना उसे कहते हैं हम अकिचन। ये बहुत बार आ चुका है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अकिचन कहते हैं। अकिचन क्या होता है भैया, गरीब से भी एक पायदान नीचे, गरीब से भी गरीब होता है, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है ना, बिल्कुल धनहीन हो, ठीक है ना। तो सबसे आप कहोगे सर वो आपका धनहीन भी तो हो जाता है, कतई गरीब भी तो हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में जो सही शब्द है वो अकिचन का मतलब ही यही होता है, जिसके पास भैया कुछ ना हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनायास। अगर आप इसको तोड़ोगे तो इसको सबसे आगे क्या आएगा, अन आएगा, ठीक है।
अनायास, ठीक है ना। तो देखो अनायास का जो मतलब होता है ना, देखो अनायास से आप एक चीज़ समझो, उपसर्ग, उपसर्ग जो आगे लगता है, ठीक है ना, उपसर्ग जो आगे लगता है भैया, उपसर्ग आगे लगता है, ठीक है ना, आगे लगता है, आगे लगता है। अब आप सोचोगे सर आगे लगता है, यही बता दिया। जैसे अनुरोध लिखा आपने, अनुरोध, तो भैया अनुरोध में उपसर्ग क्या है, अनु है, जो आगे लग रहा है, ठीक है ना, अनु है। अब जैसे मैंने लिख दिया अत्याचार, अत्याचार, अब अत्याचार में क्या है भैया, अत्याचार को आप पढ़ो तो अत्याचार, अति आ रहा है बीच में पहले, तो इसका उपसर्ग क्या है आपका, अति है, ठीक है ना, अत्याचार, अतिचार, ठीक है ना, तो अत्याचार। ऐसे बार बार बोलोगे तो आपको उपसर्ग खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसके एक होता है आपका प्रत्यय, प्रत्यय भी देख लो फिर। प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के बाद में लगता है, ठीक है ना, जो शब्द के बाद में लगता है, बाद में लगने का जो सबसे सही शब्द होगा हमारा प्रमाणिक। चलो प्रमाणिक, देखो प्रमाणिक शब्द में ही प्रमाणिकता है। प्रमाणिक, प्रमाणिक, इक बाद में आ रहा है ना, इक मतलब लास्ट में आएगा, ठीक ना। क्या बताया मैंने, उपसर्ग भैया जो पहले आता है और प्रत्यय जो बाद में आता है, ठीक ना। तो प्रमाणिक यहाँ पे आ रहा है आपका इक, इक क्या है इसमें, प्रत्यय है, ठीक है। चलो आशा करता हूँ इसे आप समझोगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में हिंदी की महाप्राण ध्वनि है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है ना, इससे थोड़ी देर पहले मैं ये आपको बता चुका हूँ। जो हिंदी की महाप्राण ध्वनि है इसमें भैया आप शब्द बोल के ही लगा लो, जिसमें ज़्यादा हवा निकल रही होगी तो समझ लेना वो महाप्राण है। जैसे आपने क ग बोला, जल्दी बोल रहे हो, ये तो आपका अल्प प्राण है भैया। ख घ, ये क्या है आपका महाप्राण ध्वनि है। मैंने क्या कहा था, जो आपका द्वितीय और चतुर्थ होगा, ठीक है ना, चतुर्थ होगा वो क्या होगा भैया, आपका महाप्राण होगा। और श श श ह भी आपका क्या है, महाप्राण है। हवा ज़्यादा निकल रही है, ठीक है। चलो आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होगे। अब देखते हैं अगला, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलो ये 15वां क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब है 16वां, 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका जो सही अर्थ है ना, वो होगा आपका मौज मस्ती का जीवन, ठीक है ना। क्या है सही अर्थ, मौज मस्ती का जीवन। अब देखो कैसे आपको लग ही रहा होगा, 8 बार 9 त्योहार, मान लो आपने 8 एग्जाम दिए और बिल्कुल 9 बार पार्टी कर ली, तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति वाला हिसाब हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपने मौज मस्ती कर ली, मौज मस्ती वाला जीवन ही है फिर आपका, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा की कृत नीरजा किस विधा की रचना है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, वो है आपका काव्य संग्रह। तो देखो काव्य संग्रह है नीरजा। कब आया था भैया, ये 1934 में आया था, ठीक है ना, 1934। अब मैं बात करूँ आपकी इस काव्य संग्रह की, तो आप पहले तो ये समझो कि काव्य का मतलब होता क्या है। देखो काव्य में क्या लिखी जाती है ना, कविताएं और पद्य रचनाओं का संग्रह होता है, उसी को हम कह देते हैं काव्य संग्रह। आप कहेंगे यार ये काव्य संग्रह, अब इसमें आपने पद्य बोल दिया, तो अब पद्य का मतलब क्या होता है, चलो अभी बताता हूँ। पहले आप इनकी और काव्य संग्रह देख लो। जैसे निहार, निहार याद रखनी है, ये भी इनका काव्य संग्रह है। रश्मि, ठीक है ना, रश्मि, रश्मि इनका काव्य संग्रह है। दीपशिला, ठीक है ना, दीपशिला भी आपको याद रखना है, दीपशिला, ठीक है, दीपशिला। और चलो और आप देख लेना, लगभग 8 इनके काव्य संग्रह हैं मुख्यतः। तो अब मैं बात करूं गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। काव्य मैंने आपको बता दिया, गद्य पद्य देखो, गद्य, ठीक है ना, और पद्य, इन्हीं को ही काव्य संग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना, पद्य को। अब देखो गद्य में आते हैं आपकी कहानी, ठीक है ना, कहानी आता है, उपन्यास आता है, नाटक, निबंध, आत्मकथा, ये सभी गद्य के अंदर आता है। और पद्य के अंदर क्या आता है भैया, कविता, कविता आता है, गीत आता है, गाना, ये सब कुछ। अब देखो इसमें एक अलंकार का बहुत अच्छा फैक्ट है कि पद्य में ना अलंकार यूज होता है। क्योंकि अलंकार का मतलब क्या होता है, अलंकार का मतलब होता है भैया कि शोभा बढ़ाना, ठीक है ना। जैसे आपकी शोभा कौन बढ़ाता है भैया, आपका चरित्र आपकी शोभा बढ़ाएगा, आपका आप कैसे बोलती हो अपने से बड़ों से, वो आपकी शोभा बढ़ाएगा, ठीक है ना। आपके कपड़े आपकी शोभा बढ़ाएंगे, आपका विचार आपकी शोभा बढ़ाएंगे। तो ये सब क्या है भैया, ये आपका अलंकार हो गया। तो भैया पद्य क्या है, अलंकार हैं,
ठीक ना। पद्य में अलंकार यूज होता है और गद्य में क्या होते हैं, अलंकार यूज नहीं होते हैं। क्या आप कहानी सुनाओगे तो आप सीधे बता दोगे, ठीक है ना। कहानी सुनाओगे तो आप सीधे बता दोगे कि यार आज मैं यहाँ इधर राजू के साथ गया, इधर फरतियालदा मिला और फिर ये चुनाव में खड़ा हो गया और प्रधान बन गया। तो ऐसे कहानी सुना दोगे। और कविता सुनाओगे तो कितने सुर में सुनाओगे, चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, ऐसे करके सुनाओगे ना। बिल्कुल एक अलंकार, मतलब इसमें अलंकार रखते हैं हमारे रस। आपको बहुत चीज़ होती है अलंकार में, वो कभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका 18वां प्रश्न है, पर्णकुटी का विलोम होता है। तो पर्ण का अर्थ होता है भैया आपका पर्ण। पर्ण बार बार पर्ण पर्ण बोलोगे तो आपको एक बार पत्ता निकल के आ जाएगा। तो इसका पर्ण का मतलब होता है पत्ता और कुटी का मतलब होता है भैया झोपड़ी। तो आप दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, पत्तों की झोपड़ी, या घास की झोपड़ी कह लो, या पत्तों की झोपड़ी, ठीक है ना। बात एक ही है। तो इसका आपको विलोम बताना है। तो विलोम होगा इसका प्रसाद, ठीक ना, प्रसाद। अब प्रसाद का मतलब होता क्या है, अगर मैं बात करूं आपके प्रसाद की, तो आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका विलोम का सही से एक लगा पाओगे कि हाँ इसका विलोम ये है। इसका अर्थ होता है भैया राजमहल। राजमहल, अब राजमहल कह लो या राजभवन कह लो, बात एक ही है। तो एक आपका हमेशा पूछता है आपका यूके ट्रिपल एस से कि पर्ण कुटीर, इसी में आप रॉ लगा दो, ठीक है ना, इसी में रॉ लगा दो। चलो पर्ण कुटीर, इसमें रॉ लगा दो। पर्ण कुटीर क्या है भैया, कौन सा समाज है पर्ण कुटीर में, तो आप कहोगे भैया तत्पुरुष समास है, ठीक ना, तत्पुरुष समास है। समास, अभी कोई समास पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अभी पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। वर्णातीत शब्द का अर्थ है वर्णातीत भैया, इसका जो वर्णातीत है इस शब्द का जो अर्थ होगा ना वो होता है आपका, देखो, जिसका वर्णन ना हो सके, वर्णातीत। आपको बोलने बार बार बोलो तो एक बार निकल ही जाएगा वर्णातीत, ठीक है ना। तो ऐसे बोलो तो जिसका वर्णन ना हो सके, ठीक है ना। तो आपको याद रखना जिसका वर्णन ना हो सके मतलब वर्णन से परे, ठीक है। वर्णन से पर है ये गलत दिया है, पर परे होना चाहिए, ठीक है ना, वर्णन से परे, ठीक है ना। इसका तो सही अर्थ ये भी बनता है, ठीक है ना, इनका ही, ठीक है ना, इनने गलत दिया है, चलो कोई नहीं। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो देखो इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ये हो गया आपका विसर्ग। अब देखो विसर्ग संधि, तो इसमें लगा है विसर्ग, तो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो विसर्ग संधि होती क्या है, ठीक है ना। आप सभी को पता है संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखो विसर्ग संधि का जो अर्थ होता है वो होता है आपका भैया विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से जब विसर्ग में जो बदलाव होते हैं यानी परिवर्तन होता है उसी को ही हम विसर्ग संधि कह देते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कभी भी लिखते हो निश्चय या नमस्ते कर लो, चलो नमस्ते, तो क्या करोगे, नम धन ते, ये क्या है भैया, नम धन ते, नमस्ते, ठीक है ना, विसर्ग संधि है। अब आपने लिखा निश्चय, ठीक है ना, क्या लिखा निश्चय, निश्चय, ठीक है ना, निश्चय, तो इसका क्या होगा, नि धन चय, तो ये क्या होगा निश्चय, ये क्या है विसर्ग है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, आप कहोगे सर आपने यहाँ पे तो निश्चय लिखा, ठीक है ना, निश्चय लिखा है, ठीक ना, तो ये जो क्या है यहाँ पे ये सौ क्या बन जा रहा है, ठीक है ना, ये नी प्लस चय है, तो यहाँ पे सौ क्यों बन जा रहा है। देखो सौ जब बनता है जब चौ और आपके छ हो तो वह क्या बना देते हैं भैया, सौ बना देते हैं, यानी सौ बना देते हैं, ठीक है। इतना आप समझ जाओ। देखो इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके स्वर संधि है, चलो स्वर संधि तो छोटी है, 5 प्रकार हैं उसके, वो तो तुरंत पढ़ लेते हैं। व्यंजन संधि थोड़ी बड़ी है और उससे थोड़ा सा छोटी है। फिर विसर्ग संधि, इसको कभी अलग टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि अभी तो ये हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक ना, 20वां प्रश्न। तो देखो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ संधि के बारे में। आपको संधि 3 प्रकार की होती है भैया, कौन कौन सी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। अब इस स्वर संधि के भी भैया पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ,
दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये सभी क्या हैं, स्वर संधि के पार्ट हैं। ठीक है, चलो अब यहीं पे करते हैं हम वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।